नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियां हैं उन विधियों को शॉर्ट रूप में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह वीडियो विशेषतः वर्तमान में जो रीट की परीक्षा हो रही है या अन्य संबंधित परीक्षाएं उन सब के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप सभी तक इसको शेयर करें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके अंदर जो चीज़ें दी हैं। जैसे हमने नोट्स तैयार किए थे उसी नोट्स का वीडियो बना के आप तक साझा कर रहे हैं, तो मुझे आशा है कि आप इसको ज़रूर समझेंगे और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। तो सबसे पहले जो बात दी है, देखो हर्बर्ट की पंचपदी योजना, ये नाम सुना आपने, हर्बर्ट की पंचपदी योजना। इसके अंदर जो 5 पद हैं वो कौन कौन से हैं ये चीज़ आप देखना। देखो एक तो प्रस्तावना है, इसके बाद में दूसरी बात आती है उद्देश्य कथन की, और तीसरी बात आती है प्रस्तुतिकरण की। जो अपन पाठ योजना तैयार करते हैं ना, वही बात है ये, ठीक है। और जो चौथी बात है पुनरावलोकन, सिद्धांत निर्धारण और नियमीकरण, ये एक ही बात है, ठीक है। और 5वां जो पॉइंट है वो प्रयोग, मूल्यांकन और अभ्यास कार्य, ठीक है। इस प्रारूप में हम लेसन तैयार करते हैं, यानी लेसन तैयार करने वाले जो पैटर्न है वो हर्बर्ट की पंचपदी योजना है। इसके बाद में दिया है शिक्षण के 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना। स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जैसे निम्न में से कौन सा शिक्षण का चरण नहीं है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो मैंने शॉर्ट में ये तैयार किया है, जब हम पढ़ते थे तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलता था, तो आपको भी फ़ायदा मिले ऐसी हम आशा रखते हैं। तो देखो इसमें ये 4 पॉइंट, स्पष्टता, समानता, व्यवस्था और प्रयोग। इसके बाद में जो आगे दिया है प्रस्तावना पद। प्रस्तावना पद होता है वो कैसा होता है, ये रेखीय अभिगर्मित अनुदेशन, ठीक है ना। इसको समझते हो, ये आपके प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, और रेखीय टाइप का है ये, ठीक है ना। और इसके बाद में ये जैसे हम जो फ्राइड के ईड, ईगो और सुपर ईगो वाली बात समझे तीनों को, तो इसको देखना। ईड क्या है, ईड है असंतृप्त इच्छाएं हैं, और ईगो ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसीलिए मैंने इनको एक साथ जब पढ़ते थे याद किया, तो आपको भी ऐसे ही प्रारूप में समझ में आ जाएगा। ईगो में क्या है, ईगो हम अहम भी बोल सकते हैं। यह क्या है, यह वास्तविकता के सिद्धांत से चलता है, ठीक है। और सुपर ईगो है अंतर चेतना, यानी यह निर्देश देता है क्या करना है क्या नहीं करना। ये थोड़ा एडवांस टाइप की बात है ये, ठीक है। समझ में आ गई तीनों चीज़ें, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इसके बाद में हम बात करें पर्सनालिटी मापन, पर्सनालिटी मेजरमेंट, ठीक है। इसके अंदर देखो एक तो है आपके प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर जो चीज़ आती है उसमें हरमन रोसा स्याही दफा, ये एक्सपेरिमेंट है, और एक टेट है, ठीक है। ये कई बार याद नहीं रहता है अपने, टेट किससे रिलेटेड है, ये अपने इंटेलिजेंसी है या पर्सनैलिटी है या डिफ्रेंशिएशन से है। तो टेट एक्सपेरिमेंट पर्सनैलिटी मापन के लिए है। इसका नाम है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है। और ये है, इसमें क्या आता है, चित्रों की सहायता से पर्सनैलिटी मापन होता है। चित्र आते हैं और उसके द्वारा हम उसकी पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद में बुद्धि मापन की अगर हम बात करें, मैंने इनके अंदर सारी चीज़ों को डाल दिया है, पर्सनैलिटी है, बुद्धि है, और सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट हैं, लर्निंग थ्योरीज है, सबको एक साथ जैसे हम नोट्स तैयार करते थे। यानी जो चीज़ आपको हार्ड लगती है, बाकी तो याद हो जाती है किताब में से, ये पॉइंट्स हैं ये याद नहीं होते हैं, इसीलिए एग्जाई कर रखा है इनको मैंने। देखो बुद्धि मापन के अंदर 2 तरह के थ्योरी चलती हैं, एक तो इंडिविजुअल थ्योरी और ग्रुप थ्योरी। इंडिविजुअल में बात करें तो हम क्रियात्मक और भाषात्मक। क्रियात्मक में भूल भुलैया वाला टेस्ट है, ठीक है। और भाषात्मक में बिने साइमंड का टेस्ट है और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट है, ठीक है। क्रियात्मक की बात करें ग्रुप के अंदर, ग्रुप वापस 2 तरीके से है, क्रियात्मक और भाषात्मक। क्रियात्मक में आर्मी बीटा है और भाषात्मक में आर्मी अल्फा है। ये चीज़ आप समझ ले, वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ग्रुप को आप हिंदी में याद रखते हैं समूह, ठीक है ना। ये पूछ लिया कि क्रियात्मक समूह परीक्षण कौन सा है, क्रियात्मक समूह परीक्षण आर्मी बीटा है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं वहाँ पर। इसके बाद में है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें देखो ये जो स्टेप है ना, इनको आप याद रखें। संवेदनात्मक अवस्था, ये 0 से 2 साल तक का जो ग्रुप है, यह है ज्ञानेंद्रिय विकास का।
और उसके बाद में अगला जो है 2 से 4 साल वाला, ये कौन सा है? संकल्पना और प्रतिकारात्मक विचारों की तैयारी का ग्रुप है ये। और तीसरा जो ग्रुप है वो 4 से 8 साल वाला है और इसमें विवेचना रहित विचार अवस्था है। ठीक है, विवेचना रहित विचार अवस्था थोड़ा सा और एडवांस टाइप है। और उसके बाद में जो अगला है चौथा इसका जो ग्रुप है वो है आपके 7 से 12 कर लें, 8 से 12 कर लें, वैचारिक क्रिया अवस्था। ये परीक्षा में एज पूछ ली जाती है कि कौन सा ये जो ग्रुप है एज ग्रुप, ये कौन से इसमें भाग में बैठेगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखें, दृश्य सामग्री जो होती है, जो दिखाई जाती है, हम बच्चों को दिखाते हैं, उसको एक नाम से और जानते हैं, सेक्सटेंट। ठीक है ना। इसके बाद में हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों की बात करें तो ये प्रारंभिक विधियां और गौण विधियां, दो रूपों में आप इनको समझें। प्रारंभिक विधियों में अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। ठीक है ना। अंतर्दर्शन की बात करें तो ये आत्मगत निरीक्षण है ये, और बहिर्दर्शन की बात करें तो ये निरीक्षण विधि और प्रयोगात्मक, दो तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। गौण विधियों की बात करें तो गौण विधियों में विकासात्मक, केस स्टडी, नैदानिक विधि और सर्वे स्टडी, ये है गौण विधियाँ। समझ में आई आपके शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें ग्रोथ की। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो पॉइंट हार्ड लगते हैं, यानी जब हमने पढ़ा जो पॉइंट हार्ड लगे सिर्फ उन्हीं को नोट्स में तैयार किया, तो आप समझें ग्रोथ की बात कर रहे थे हम। ग्रोथ के अंदर एक चीज़ ध्यान रखें, ग्रोथ आप समझते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस भी आपको पता है, ग्रोथ क्या है डेवलपमेंट क्या है। हम ग्रोथ की बात करें, जो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, देखो फिजिकल ग्रोथ की बात करें तो फिजिकल ग्रोथ के अंदर देखो एक चीज़ याद रखना, बच्चे का पहले किसका विकास होता है? पहले सिर का विकास होता है। इन्फेंट छोटा बच्चा होता है, ठीक है, गर्भावस्था में पहले सिर का विकास होता है और फिर अन्य अंगों का विकास होता है। इसके बाद की जो चीज़ याद रखो, जन्म के समय हड्डियाँ होती हैं 2 से 70 और 14 साल में ये 350। और वयस्क की बात करते हैं तो हम 2 से 6 पढ़ते हैं ना, 2 से 6। देखो शुरू में 2 से 70 हैं, फिर थोड़ी सी बड़ी हैं, फिर उसके बाद में ये जुड़ के और 2 से 6 फाइनल रहती। किसी की टूट फूट हो गई, दांत एक कम हो गया, 2 से 6 से कम हो गया। ठीक है, किसी की टूट भी गई लड़ाई झगड़े में, 2 से 6 से फालतू भी हो जाती है, कोई बात नहीं है। इसके बाद में बाल्यावस्था झूठी परिपक्वन की दशा होती है रोज। ये चीज़ें इसमें मैंने बीच में डाल दी है, कहीं आ गई थी, लेकिन ये कथन जो है, कथनों के ऊपर एक वीडियो मैंने पूरा तैयार किया था, वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल रहा हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें। ये बहुत अच्छा कथन है, परीक्षाओं में पूछा गया, बाल्यावस्था झूठी परिपक्वन की दशा होती है। किसने कहा? रोस ने कहा। IQ वाला जो फार्मूला है, मेंटल एज बटा रियल एज, ठीक है ना, समझ में आई? मानसिक आयु और वास्तविक आयु, ये किसका है? ये अकॉर्डिंग टू स्टर्न वाला फार्मूला ही। अच्छा, फिर गिलफर्ड की बुद्धि संरचना की बात करें तो इसके अंदर 20 तत्व होते हैं, समूह वाली बुद्धि है ये, समझ में आई? बीने साइमन टेस्ट की बात करें तो ये छोटे बच्चों के लिए 3 से 15 साल तक के बच्चों के लिए उपयोगी है ये टेस्ट। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसमें बीने साइमन में मौखिक और व्यक्तिगत परीक्षण होता है, यानी इसके लिए ही है ये। अच्छा, फिर अपन टेस्ट टाइप्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं अपन? ये इंटेलिजेंसी की बात करें, बुद्धि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बुद्धि के अंदर एक तो व्यक्तिगत टाइप के टेस्ट हैं, ग्रुप टेस्ट हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट हैं। तो ग्रुप टेस्ट का डिवाइडेशन अगर करें तो अल्फा जो है वो किसके लिए है? शिक्षित लोगों के लिए है, और बीटा है अशिक्षित के लिए। और ये फिर शाब्दिक और अशाब्दिक 2 प्रारूपों में होते हैं। ठीक है, यानी शाब्दिक जैसे हम पर्सन पूछ लें उससे, अशाब्दिक यानी कुछ उसको चीज़ें दिखा दें, उससे उसकी अपन बुद्धि को चेक कर लें, वो बात है। परफॉर्मेंस ये किसके लिए है? अशिक्षित के लिए है। और इसमें क्या होता है? पिक्चर नियोजन, वस्तु संयोजन, भूल भुलैया, ये चीज़ें आती इसमें, मैच टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एडजस्टमेंट की समस्याएं, एडजस्टमेंट समझते हैं आप? समायोजन, एडजस्टमेंट की समस्याएं, ये याद रखना।
ये बहुत बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी एडजस्टमेंट की समस्या नहीं है, समायोजन की समस्या। देखो, एक तो अंतर्द्वंद है, ये समस्या है। कुंठा है, ठीक है, ये कुंडा लिखा हुआ, कुंठा याद करना आप। दबाव, तनाव और दुश्चिंता, ये हैं समायोजन की मेन समस्याएं। समझ में आई। इसके बाद में हम वही फ्राइड वाले जो कॉन्सेप्ट हैं उसी के अंदर ईगो की बात करें। ईगो याद रखना, ईगो होता है अहम। हम बार बार बोल देते हैं ना ईगो, ईगो का हिंदी है अहम। ईगो के अंदर क्या चीज़ है? ईगो के अंदर प्रत्यक्षीकरण है, चिंतन है और स्मरण है, इनका मिक्स रूप है ईगो। हम आगे चलें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें, इनको हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं हिंदी में। ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की होती हैं। और इसके बाद में देखें तो गिफ्टेड चाइल्ड, गिफ्टेड चाइल्ड आप समझते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड की आईक्यू जो होती है 140 से ज़्यादा होती है, और पिछड़े बालक की आईक्यू 85 से कम होती है। और फ्राइड ने स्वप्रेम को जो नाम दिया है वो याद रखना, नर्सिज्म नाम दिया है। परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं ऐसे शब्द कि ये चीज़ जो किससे एक्चुअल में ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा रीट से ऊंचे लेवल का वीडियो है। तो मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के साथ चलेंगे ना, मेरे सारे वीडियो देखेंगे ना, तो रीट तो 100% है, उसके अलावा बड़ी परीक्षाएं भी हो जाएंगी। गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रारूप हैं, मैंने एक साथ लिख दिए। गेने के जो अधिगम प्रारूप हैं, इनके जो नाम हैं उनके एक साथ आप याद करें। तो ये कौन कौन से हैं देखना आप। पहला तो संकेत अधिगम, ठीक है, क्रम चलता है, यही क्रम वाइज होते हैं ये। दूसरा है एसआर लर्निंग, और फिर श्रृंखला का अधिगम होगा, फिर शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम है, और फिर विभेदात्मक अधिगम है, और फिर छठा है कॉन्सेप्ट टाइप का, यानी थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। पहले तो संकेत से ही समझता है, फिर आगे जाके कॉन्सेप्ट लर्निंग हो जाती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग को फिर वापस सब डिवाइड करें तो कॉन्सेप्ट में मूर्त रूप पहले, फिर परिचयात्मक रूप, परिचयात्मक लेवल है, वर्गीकरण लेवल है, फिर औपचारिक लेवल है, यानी ये इस रूप में आगे बढ़ती हैं। फिर जो इसके बाद का है नियम अधिगम, और लास्ट यानी सबसे जो हार्ड प्रारूप है यानी लर्निंग, ये लर्निंग है वो आपकी समस्या समाधान, यानी ये सबसे एडवांस टाइप की लर्निंग है। स्टार्टिंग समझ के आपको कोई भी संकेत है और उसके लास्ट में है, यानी यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। छोटी क्लासों में हम संकेत और एसआर तक ही पहुँचते हैं, फिर थोड़ा सा ऊंची क्लासों में जाएंगे श्रृंखला, बड़े लेवल पे जाए कि आपके 7वें और 8वें नंबर तक स्टूडेंट पहुँचता है। इसके बाद में अधिगम सिद्धांत की बात करें हम। अधिगम सिद्धांत में देखो, ये सभी को पता है, लेकिन जो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं आपको वही मैंने नोट की हैं। ट्रायल ईरर थ्योरी, ठीक है ना, ट्रायल ईरर समझते हो आप। ट्रायल ईरर थार्नडाइक वाली थ्योरी है, और थार्नडाइक की थ्योरी के अंदर हुआ क्या था, एक उलझन बॉक्स था, उसके अंदर बिल्ली थी, और वो प्रयोग पूरा समझते हैं आप। इनके जब भी समय मिलेगा तो अलग से वीडियो बना देंगे, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का मूड है मुझे मेरा, लेकिन समय जब मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। तो लेकिन अभी तो आप इन्हीं को समझें, वो सिर्फ रुचि के लिए तैयार करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, ट्रायल ईरर के अंदर गेस्टाल्टवाद की विपरीत है ये, ठीक है, गेस्टाल्टवाद की भी बात आगे अपन करेंगे। अच्छा, ट्रायल ईरर के अंदर जो बातें होती हैं, इसके जो मुख्य नियम हैं, एक तो पहला मुख्य नियम, फिर गौण नियम। मुख्य नियम की बात करें तो इसमें देखो, प्रभाव नियम बोलें इसको हम संतोष या असंतोष के रूप में समझ सकते हैं, और फिर दूसरा है तत्परता का, और तीसरा अभ्यास का। ये 3 नियम है मुख्य में, ठीक है। ये थॉर्नडाइक वाले नियम है ये, ठीक है, ट्रायल ईरर थ्योरी में। और इसके बाद में गौण नियम की बात करें तो ये इसमें जो नियम है वो कौन कौन से, एक तो बहुप्रतिक्रिया, मनोवर्ती, आंशिक क्रिया, और आत्मीकरण, साहचर्य परिवर्तन नियम। इसके बाद में दूसरा जो लर्निंग थ्योरी है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव वाला जो प्रयोग है कुत्ते का, ठीक है, इसको एस टाइप लर्निंग भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये कौन सा प्रयोग है, स्किनर का प्रयोग है। ये आर टाइप लर्निंग है। देखो, एस टाइप आपके पावलोव वाली है, और आर टाइप है स्किनिंग, ठीक है ना। इसके बाद में आगे हम देखें
तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में, स्किनर वाली में ये कहाँ अटैच होती है? प्रोग्रामिंग, लर्निंग और शिक्षण मशीन में ये ऐड होती है, यानी वहाँ इसकी मदद अच्छी मिलती है। इनसाइट थ्योरी की बात करें तो अंतर्दृष्टि हिंदी में बोलें तो ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस है? कॉलर, वर्दिमर और कोफका। एक चीज़ और बताऊं, ये जितने भी सिद्धांत हैं, कौन सा सिद्धांत किसने इंट्रोड्यूस किया इसका भी वीडियो है, और एक वीडियो और है ये सिद्धांत कब इंट्रोड्यूस हुए इसका भी वीडियो है। तो मैं सारे वीडियो इसके नीचे डाल रहा हूँ, वो आप ज़रूर देखें, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहे हैं। इनसाइट थ्योरी देखो मैंने बता दिया था, कॉलर, वर्दिमर और कोफका की है। ये किस में उपयोगी है? एक तो गणित, फिजिक्स और साइंस में ज़्यादा यूज़फुल है। ये थोड़ा एडवांस टाइप की थ्योरी है ये। इसमें अचेतन मस्तिष्क का अधिक योगदान है और ट्रांसफ़र और लर्निंग खूब होती है इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की, तो इसमें 4 स्टेज होती हैं, ये याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। जीन प्याजे की हमने पहले वो स्टेप पढ़ ली थी, कितनी है? 4 हैं। बार बार जब भी हमको लगता है पॉइंट हार्ड है, रिपीट भी होते रहेंगे बीच में। फिर ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 स्तर हैं। कौन कौन से हैं? विधि निर्माण और आपके प्रतिभा संबंधी और सांकेतिक, ठीक है। इसके बाद में पर्सनालिटी टेस्ट है। पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट 2 तरह के हैं। पहले हमने एक टेस्ट का नाम पहले भी देखा था, तो ये 2 टेस्ट हैं, टैट और कैट, ठीक है। TAT और CAT। टैट क्या है? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट है, ये है प्रसंगात्मक बौद्ध परीक्षण। और कैट क्या है? चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है कैट, चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट, ये है बाल संस्करण टेस्ट है, बच्चों के लिए है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है। ये अपन वहाँ भूल जाते हैं कि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि TAT टेस्ट जो है किसके मापन के लिए है? पर्सनालिटी के लिए है या इंटेलिजेंसी के लिए? तब अपने कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो ये किसके लिए है? पर्सनालिटी के लिए है। इसके बाद में जो बात आई है शाब्दिक समूह बुद्धि टेस्ट, ये किसने तैयार किया था? बीने साइमन का बनाया हुआ है, ठीक है। और अब हम बात करें शिक्षा तकनीकी की, एजुकेशन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू लोम्सलैंड, और इसने जो रूप दिए थे 3 रूप हैं। पहली बात करें हम ET फर्स्ट, ये क्या है? हार्डवेयर उपागम है। ये हिंदी में बोलें तो कठोर उपागम है या सापेक्षिक उपागम भी बोल सकते हैं। ये किसने दिया था? ये सिल्वरमैन ने दिया था। और इसमें क्या है? इसमें ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा शिक्षण, ठीक है। ये ET फर्स्ट है। इसके अंदर एक चीज़ और याद रखें, ये शिक्षण का यंत्रीकरण है, मैकेनाइजेशन ऑफ टीचिंग, ET फर्स्ट। ET सेकंड में क्या है? ET सेकंड में है सॉफ्टवेयर, यानी ET सेकंड क्या है? सॉफ्टवेयर अप्रोच है, मृदु उपागम भी बोल सकते हैं, अनुदेशन या शिक्षण व्यवहार या रचनात्मक उपागम, ये सारे नाम हैं। इसमें क्या है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, ये 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, विधि और परिविधियाँ, ये होती हैं ET सेकंड में, ठीक है। अब ET थर्ड की बात करें, ET थर्ड में क्या है? ये सिस्टम एनालिसिस है, पूरे सिस्टम को एनालिसिस, यानी क्या आएगा? प्रबंधन और प्रशासन आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें शिक्षा प्रक्रिया के अंदर विषय वस्तु 2 प्रकार से प्रस्तुत होती है, टीचर के द्वारा और PI के द्वारा, ठीक है। टीचर और PI समझते हैं, जैसे मैंने बहुत बार पहले भी बताया है, जैसे एक ओपन यूनिवर्सिटीज़ की जो मटेरियल आता है ये PI प्रारूप में होता है। ET के प्रकार हम समझें तो ET के प्रकार में एजुकेशन टेक्नोलॉजी मैंने शॉर्ट में लिखा है, जैसे हमने नोट्स तैयार किए थे, पढ़ते थे, वैसे ही नोट्स हैं शॉर्ट में है। तो मैंने जब भी इसका प्रारूप जो है समझ में आता है, उसी प्रारूप में आप तक इन चीज़ों को बताते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा हार्ड है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, सरल प्रारूप में अन्य वीडियो के अंदर इनको समझा देंगे। अच्छा, टीचिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? इनके कौन कौन से प्रकार हैं ET के। तो पहला है टीचिंग टेक्नोलॉजी, इसके तत्व देखो, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, और फिर लीडिंग और आपके कंट्रोलिंग, यानी PLOC के रूप में याद रखना है इसको। टीचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ये 4 तत्व हैं। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी है इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ये PI पर आधारित है, ठीक है ना, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन
PI मीन्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। शिक्षण क्या है? एक अनुदेशन। इसमें क्या कहा गया है? शिक्षण एक अनुदेशन है, ठीक है। लेकिन अनुदेशन एक शिक्षण नहीं है। ये लाइन जो है ये याद हो जाएगी तो बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखना। शिक्षण एक इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेशन है, लेकिन अनुदेशन जो है वो शिक्षण नहीं है, ध्यान रखना। तीसरी जो टेक्नोलॉजी है वो व्यवहार तकनीकी है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी बोले। इसमें क्या है? यानी टीचर व्यवहार में सुधार या परिवर्तन की बात, यानी टीचर का व्यवहार जो है उसको भी चेंज करना जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी उसके लिए ज़रूरी है ये। अच्छा, फिर शिक्षण के पक्ष हम समझे। शिक्षण के पक्ष, टीचिंग के जो फेवर्स हैं, पक्ष हैं, इसके अंदर एक तो प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव पक्ष जो है ये क्या कहता है? शिक्षण की प्लानिंग का जिक्र करता है। और इंटरेक्टिव में ये कलात्मक पक्ष है। और पोस्ट एक्टिव ये थोड़ा सा एडवांस है, ये वैज्ञानिकता इसके अंदर डाल के काम करवाना चाहता है। सीखना व्यवहार परिवर्तन है। ये डेफिनेशंस की भी हमने एक वीडियो अलग से बनाई, उस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन है, यानी परिभाषाएं, महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं याद नहीं होती हैं वही उसके अंदर है। इसके बाद में व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, ये लाइन याद रखें आप, जबकि मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है, ठीक है। कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग ये जो पावलोव वाले प्रयोग से हम ले रहे हैं ये चीज़ें, पावलोव वाले प्रयोग में ये बात आई है, व्यक्ति को पढ़ाया जाता है, मांसपेशियों को ट्रेंड किया जाता है। कंडीशनिंग में क्या है? घंटी की आवाज़ पर लार टपकना, ये कंडीशनिंग है। और ट्रेनिंग क्या है? कुत्ते को गेंद लाना या रोकना, ये सारी चीज़ जैसे हम बोल देते हैं कुत्ते को, जैसे घर में अभ्यास करवाते हैं तो वो सिखाते हैं, वो है ट्रेनिंग। और जो पावलोव ने घंटी बजाई फिर लार आई वो कंडीशनिंग थी, ठीक है ना, वो ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा, ट्रेनिंग की बात करें तो हम, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाएंगे ना तो आपके पर्सन साइको के अंदर गलत नहीं हो पाते हैं कभी भी। ट्रेनिंग में देखो व्यवहार में परिवर्तन, और एक चीज़ तो व्यवहार के अंदर परिवर्तन, एक है विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन, दो बातें होती हैं। व्यवहार परिवर्तन में हमने पहले ही देखा था कंडीशनिंग हो सकती है, ट्रेनिंग हो सकती है। विश्वास और ज्ञान में परिवर्तन में अनुदेशन और आपके प्रतिपादन यानी इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंडक्शन। इसके बाद में आती है आपके टीचिंग मॉडल्स। टीचिंग मॉडल्स में क्या है? ये नाम टीचिंग मॉडल्स थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन परीक्षाओं में आ जाता है। तो जैसे हमारे पास नोट्स में लिखा हुआ था, तो आपके फर्स्ट ग्रेड वगैरह की परीक्षाओं में तो बहुत बार पूछा जाता है। ये टीचिंग मॉडल्स में शिक्षण प्रारूप को शिक्षण प्रतिमान कहते हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से देखना, एक तो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसकी जो स्टेज है वो याद रखना। स्टेज कौन सी? उद्देश्य, संरचना यानी सिंटैक्स बोल सकते हैं, सोशल सिस्टम, और आपके सपोर्ट सिस्टम, और आपके एप्लीकेशंस। ये स्टेप हैं, 5 स्टेप होती हैं किसी भी मॉडल की। अच्छा, इसके अंदर ये मॉडल कहाँ पर यूज़फुल है? एक तो भाषा के लिए यूज़फुल है, और टीवी पर कोई चीज़ें डाली जाती हैं आजकल, टीवी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशन चली है ये इसी के ऊपर डिपेंड है। अच्छा, फिर इंडक्शन मॉडल, आगमन मॉडल, ये टीचिंग एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। और ये SS जो शिक्षण होता है ना सामाजिक ज्ञान का, उसके लिए भी अच्छा है। इसके बाद का जो मॉडल है वो आपकी इंक्वायरी टीचिंग है, ये व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास करता है ये। इसके बाद में चौथा है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। ये मॉडल जो है ये आपके प्रत्यय और तथ्यों का बोध कराता है। और पांचवा मॉडल है डेवलपमेंट मॉडल, ये बौद्धिक क्षमता, तार्किक चिंतन का विकास करता है। अच्छा, इसके बाद में छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको आप समझना, इनको जब समझ जाओगे तो कन्फ्यूज़न की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। देखो, स्ट्रेटजी बोलते हैं हम, बहुत बार स्ट्रेटजी शब्द काम में लेते हैं। इसकी हिंदी देखें तो आयु भी बोल सकते हैं या नीतियाँ बोल सकते हैं। अच्छा, मेथड क्या है? मेथड रियल में क्या है? प्रभावोत्पादक ढंग से कंटेंट का छात्रों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण, ठीक है, बहुत ही मतलब प्रभावी रूप से जो भी अपने पास कंटेंट है उसको छात्रों तक प्रस्तुत करना मेथड है। स्ट्रेटजी क्या है?
स्ट्रेटजी है किसी भी विशिष्ट शिक्षण बिंदु को स्पष्ट करना। ध्यान देना, स्ट्रेटजी और आपके मेथड में क्या डिफरेंस है। यानी स्ट्रेटजी क्या है, किसी भी विशिष्ट शिक्षण बिंदु को स्पष्ट करने के लिए काम में आती है। स्ट्रेटजी जैसे उदाहरण समझ ले आप, वाद विवाद विधि को प्रभावी बनाने के लिए, ठीक है, वाद विवाद विधि को प्रभावी बनाने के लिए प्रश्न, मूल्यांकन, प्रस्तावना आदि ये इन नीतियों का प्रयोग करते हैं। यानी ये इन स्ट्रेटजीज का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मेथड क्या है? मेथड एक बड़ी अप्रोच है, मैक्रो अप्रोच है, और स्ट्रेटजी है एक छोटी माइक्रो अप्रोच है। समझ में आई आपको ये बात? मेथड और स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है? अच्छा, मेथड के अंदर क्या होता है, मेथड में पाठ्य वस्तु की नेचर के अनुसार अकॉर्डिंग टेक्निक प्रयोग करते हैं। और स्ट्रेटजी में क्या करते हैं फिर? स्ट्रेटजी में अधिगम के स्वरूप के अकॉर्डिंग टेक्टिक काम में लेते हैं। स्ट्रेटजी में अधिगम के स्वरूप के अकॉर्डिंग टेक्टिक्स काम में लेते हैं। टेक्टिक्स स्ट्रेटजी का छोटा रूप है। अच्छा, लेक्चर मेथड में क्या चीज़, यानी लेक्चर मेथड किसको सपोर्ट करता है? ये एसएस की स्टडी को बहुत अच्छा करता है। और ट्यूटोरियल अनुवर्ग शिक्षण बोल सकते हैं, ट्यूटोरियल टीचिंग, ये कक्षा को छोटे छोटे सजातीय वर्गों में बांट कर पढ़ाना, यह है ट्यूटोरियल टीचिंग। पैनल डिस्कशन, सामूहिक वाद विवाद, ये आधुनिक व्यवस्था पर आधारित सिद्धांत है ये, ठीक है। और आगे हम चलें तो इसमें दिया है पैनल के प्रकार। पैनल देखो आप, पब्लिक पैनल भी हो सकता है, एजुकेशनल पैनल हो सकता है। पैनल की स्ट्रक्चर बात करें तो ये टीवी पे जैसे पैनल डिस्कशन नहीं होता है कि वही चीज़ें हैं। इसमें पैनल की स्ट्रक्चर, अनुदेशक होता है, एक अध्यक्ष होता है, सदस्य, श्रोतागण, वो सारा पैनल डिस्कशन आप टीवी पे देखते रहते हैं। अच्छा, टीम टीचिंग, ये इसको हिंदी में दल शिक्षण बोलते हैं। टास्क एनालिसिस, ये याद रखना, यह कार्य विश्लेषण। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना वो आप ध्यान में रखना। टास्क एनालिसिस के अंदर इसकी टाइप्स में जो हैं, एक तो है आपके कंटेंट एनालिसिस, इसको हम टॉपिक एनालिसिस भी बोल सकते हैं। दूसरा जॉब एनालिसिस, तीसरा स्किल एनालिसिस। अच्छा, फिर जो पहला टाइप है कंटेंट एनालिसिस, इसको हम समझें, ये पाठ्य वस्तु का सब डिवाइडेशन है, आगे और बांटना, ठीक है। यानी ऐसा करके, और इसके लिए बहुत अच्छी मैट्रिक्स तैयार की थी डेविस ने। इसके बाद में हम बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में दिया है, देखो मूल्यांकन के टेस्ट की बात करें तो मानदंड परीक्षा, क्राइटेरिया टेस्ट, ये उद्देश्यों के मूल्यांकन पर बल देता है, ठीक है। और निष्पत्ति यानी अचीवमेंट टेस्ट, ये किस पर बल देता है? ये पाठ्य वस्तु के मापन पर बल देता है। दो तरह के हमको मूल्यांकन करने हैं। जैसे उद्देश्यों का मूल्यांकन करना है तो मानदंड परीक्षा होगी, पाठ्य वस्तु की गहराई की बातों को समझना है तो अचीवमेंट यानी निष्पत्ति टेस्ट करवाना होगा। अच्छा, फिर मानदंड परीक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि वो उद्देश्य के अकॉर्डिंग है। अच्छा, फिर इसकी टाइप्स की बात करें, ठीक है, ये टेस्ट की टाइप्स की बात करें तो परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक में समझते हैं आप, जैसे ओरल टेस्ट कर लें, रिटन टेस्ट कर लें, प्रैक्टिकल कर लें, ये सारे क्या हैं? परिमाणात्मक। गुणात्मक, ठीक है, इसमें क्या आएगा? गुणात्मक में आंतरिक मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, चेकलिस्ट के द्वारा कर सकते हैं, रेटिंग स्केल के द्वारा कर सकते हैं, संचयी अभिलेख, इसको हम एनेक्डोटल आलेख भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन, ये है आपके गुणात्मक प्रारूप। मूल्यांकन की बात आ गई। इसके बाद में आती है मापन की बात। मापन के अंदर क्या है? मापन में देखो, ये गुणों का मापन है। समझ में आई? मापन क्या है? गुणों का मापन है। और मूल्यांकन में क्या था? मूल्यांकन से मापन अधिक शुद्ध और विशिष्ट होता है, ठीक है ना। देखो, मूल्यांकन से मापन अधिक शुद्ध और विशिष्ट होता है क्योंकि मापन में गुण मापे जाते हैं और किसी चर का परिमाण में अंकन मापन है, ठीक है। हमको एक्चुअल में डाटा चाहिए, डाटा के लिए मापन अच्छा है। मापन के स्तरों की बात करें, लेवल की बात करें तो पहला है नाम स्तर, नाम संबंधी स्तर, इसमें प्रश्नावली और निरीक्षण प्रपत्र। और फिर दूसरा है क्रमबद्ध सूचक स्तर, इसमें आपके रेटिंग स्केल के द्वारा। और तीसरा है समान आव स्तर, ये अंकों का अंतरण या निष्पत्ति के द्वारा।
और चौथा है अनुपात स्तर, यानी साइंस हेतु यूजफुल है ये। इसके बाद में हम विशेषताएं देख लेते हैं। विशेषताओं में देखो वस्तुनिष्ठ, और इसको हम ऑब्जेक्टिव, सभी के द्वारा स्कोरिंग समान रूप से हो, और फिर विश्वसनीय हो यानी रिलायबल हो, एक ही समूह पर पुनः जांचने पर अंक समान ही आए, यानी वैध हो, सार्थक हो, व्यवहारिक हो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर हैं। बहुत सारी चीज़ें बच गई जो अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि आधी घंटे का वीडियो हो गया ये, तो बहुत सारी चीज़ें बच गई। सारी विधियां जो है इसके अंदर आ नहीं पाई, तो निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। आगामी वीडियो हम कल ही तैयार करके आप तक पहुंचा देंगे, तो आप वीडियो में प्रारंभ से अंत तक बने रहे। धन्यवाद। सभी तक इसको शेयर करें ताकि इसका लाभ मिल जाए। धन्यवाद। पुनः जय हिंद।